जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज फंडामेंटल इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इससे पहले मैंने एक नॉर्मल वे में आपको समझाया था कि कंप्यूटर की जो भी पार्ट्स है हमें कुछ दिखाया ना दिखाए वाली बात है। लेकिन ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। बताएंगे तो कोई भी सामने वाला यही हमसे कहेगा कि गिव मी अ प्रॉपर डेफिनेशन। एक प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए जिससे मैं जस्टिफाई कर सकूं कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो मेरे पास स्लाइड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको और फिर डेफिनेशन भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज इनपुट डिवाइस के तरफ पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि इनपुट जो यूनिट होते हैं, जो इनपुट डिवाइस होते हैं, उनके अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इनपुट कर। कह रहा है ये यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में क्या करता है, जोड़ने का। मतलब कि हम क्या है, यूजर है और ये क्या है, सिस्टम है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये डिवाइसेस कर रही है। क्या इनपुट यूनिट जो होते हैं वो हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा इनपुट लेते हैं और कंप्यूटर में क्या करते हैं, मेन मेमोरी रैम कर लेते हैं। अच्छा, एक मेमोरी वाली बात है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो मेमोरी आपने सुना होगा, रैम का नाम सुना होगा और रोम का। अक्सर आप फोन वगैरह खरीदते हो, पूछते हो आप लोग इंटरनल कितना है, रैम कितना है और इंटरनल कितना है, पूछते हो कि नहीं पूछते हो। उससे बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं, रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली। पता है सबको? नहीं पता है तो फुल फॉर्म लिखिए। रैम का RAM, रैम का लिखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम, रैंडम एक्सेस, ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका लिख लीजिएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी देख लीजिए। लिखिए आप लोग, अब समझिए ध्यान से कि जैसे कि जब भी हम कोई डाटा टाइपिंग करते हैं, जैसे MS वर्ड पे, नोट पैड पे, कहीं भी टाइपिंग कुछ कर रहे हैं आप, तो वो डाटा भी सेव होती है कहाँ, रैम में। लेकिन एक बार आप जब हम सेव पे क्लिक कर देते हैं तो डाटा सेव हो जाती है कहाँ, रोम में। ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम कोई कोई चीज टाइपिंग कर रहे हैं, जब तक सेव नहीं किए वो डाटा भी सेव हो रही है कहाँ, लेकिन रैम में। लेकिन जैसे ही एक बार सेव पे क्लिक कर दिया तो कहाँ सेव हो जाती है, रोम पे। और रैम में क्या दिक्कत है, सुनिएगा ध्यान से। आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हो, रैम में सेव हो रहा है, लेकिन तब तक जब तक की लाइट है। एक बार लाइट गई, आपका डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डाटा सेव कर दिया यानी वो रोम में चली गई, तो अब लाइट आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बात क्लियर है? इसीलिए एक वर्ड में इनको बोला गया है कि रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी, अस्थाई नहीं, अस्थाई। और रोम जो है वो अस्थाई मेमोरी। क्या है, अस्थाई मेमोरी। इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है वोलाटाइल। क्या यूज किया जाता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, नॉन लगा के, नॉन वोलाटाइल। तो बताइए, रैम कौन सा मेमोरी होता होगा, इंग्लिश वाला में बताइए अब। क्या होगा, रैम क्या होगा, सब लोग बोलिए भाई। अभी मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी चीज टाइप करते हो तो वो डाटा भी सेव होती है, लेकिन कहाँ, रैम में। लेकिन अगर एक बार लाइट चली गई तो डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर हम डाटा को सेव कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, रोम में। अब लाइट आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इनको हिंदी में एक वर्ड यूज किया गया है कि रैम को कहा जाता है अस्थायी मेमोरी।
क्या कहा जाता है? अस्थायी मेमोरी। और रोम को कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। क्या कहा जाता है? तो बताइए इंग्लिश में वर्ड में बोलते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल किस लिए यूज किया जाता होगा और नॉन वोलाटाइल किस लिए यूज किया जाता होगा, सोचिए बताइए। वोलाटाइल रोम के लिए और नॉन वोलाटाइल रैम के लिए। नहीं, गलत है। वोलाटाइल का मतलब ही अस्थायी होता है। तो लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। वोलाटाइल का मतलब ही अस्थायी होता है और उसको अस्थायी बनाने के लिए नॉन वर्ड का यूज किया गया है। हाँ, बिल्कुल उल्टा है, लिख लीजिएगा। वोलाटाइल रोम रैम है और नॉन वोलाटाइल रोम है। सही से लिख लीजिएगा, नॉन वोलाटाइल क्या है? रोम है। और लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि रोम को क्या बोला गया है? अस्थायी बोला गया है, सॉरी, वोलाटाइल को अस्थायी बोला गया है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। लिख लीजिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। और रैम कैसे मेमोरी है? वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल? बोलिए भाई। वोलेटाइल। काफी सारी करता रहता है जब क्या नाम है इसका पेपर है। तो एप्लीकेशन लिया था पहले? नहीं लिया था। पहले देना चाहिए था ना। यही मैं बीच बार उनका बेटा मारे के तो आया था यहाँ बोल दो कोई ऑफिस दिखा नहीं तो चला गया। नहीं नहीं, एप्लीकेशन लिखे तुम रख दिए होते, जमा कर दिए और रिस्पॉन्सिबल बनिए आपको। अगर आपको लगता है कि पहले से ही पता है कि आपको छुट्टी लेना है तो एप्लीकेशन डाल दिया करिए, यहाँ पे छुट्टी मिल जाएगा आपको। और कैजुअलिटी में है तो मैसेज डाल दीजिए, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो रहेगा यहाँ पे ऑफिस में कि हाँ आप क्यों absent हैं। बस इतना कोशिश करिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को रैम और रोम। रैम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? एक होता है रैम, कितने टाइप होता है? दो रैम टाइप के। कौन कौन से? एक होता है यस रैम और एक होता है डी रैम। क्या होता है? एक होता है यस रैम और एक होता है डी रैम। यस रैम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, स्टैटिक। और रैम का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं आप लोग। रैम दो टाइप के होते हैं, लिखिए यस रैम और डी रैम। रैम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यस रैम, यस रैम और डी रैम। हो गया? यस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम। रैम का फुल फॉर्म जानते ही हो, क्यों? यस फॉर्म लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा आपको स्टैटिक। और डी फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर कोई पूछेगा इन दोनों में पावरफुल कौन होता है तो आप बताएंगे यस रैम। यस रैम क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है डी रैम की अपेक्षा। यस रैम हो गया, हो गया टाइप ऑफ रैम हो गया। यस फॉर होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी फॉर होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और रोम होते हैं तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप। कौन कौन से? लिखिएगा, पी रोम, टी रोम, सामने लिखा हुआ है देखिए, ईपी रोम, ई पी रोम, और तीसरा है ई पी रोम, डबल ई रहता है। लिख लीजिएगा, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। हो गया? तो रूम को तो जानते ही आप लोग, रीड ओनली मेमोरी। पी पर होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। स्पेलिंग लिखिएगा, पी
PROGRAMABLE प्रोग्रामेबल, और आर रोम का रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हो गया। पीपी रोम का लिखिए इरेजेबल, पी फॉर क्या होता है इरेजेबल, और बाकी तो लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी फॉर क्या होगा इरेजेबल, बाकी तो पी रोम का अभी ऊपर ही लिखे हैं वही लिख दीजिए। पी रोम का क्या होगा ई फॉर इरेजेबल, बाकी पी रोम का ऊपर लिखे है ना वही छाप दीजिए फिर से। हाँ? नहीं, थर्ड में डबल ही है ना, सेकंड में सिंगल ही है ना। नहीं बताओ, सुन लीजिए, पहला क्या था पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो तीसरा है उसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिसमें डबल ई है इसमें पहले ई का मतलब इलेक्ट्रिकली होता है, सामने लिख दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिकली। डबल ई होता है, डबल ई होता है, डबल ई होता है। इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये याद रखिएगा, इन सब मेमोरी की जरूरत पड़ती है, दिमाग में रखना चाहिए। हो गया, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, इनपुट डिवाइस पे। ध्यान से देखिए, तो अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं जो हमें देखती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ेंगे। अब देखिए डिफिनेशन क्या लिख लीजिए पहले। कह रहा है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देना होता है उसे हम क्या बोलते हैं इनपुट बोलते हैं। पहला डिफिनेशन लीजिए आप इनपुट डिवाइस का, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है इनपुट कहलाता है। या सेकंड डिफिनेशन दिया हुआ है, याद करिए मैंने डायग्राम बनाया था जो चक्की वाला, उसमें एक बार बोला था, एक बार कि फर्स्ट ऑपरेशन किसको बोलते हैं इनपुट को, सेकंड ऑपरेशन प्रोसेसिंग, और थर्ड ऑपरेशन आउटपुट। तो एक एक डिफिनेशन तो यही हो गए, वही लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ये भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इनपुट को फर्स्ट ऑपरेशन बोला गया है। और ये भी बोल सकते हैं इनपुट डिवाइस को, एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग कि डिवाइस दैट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, यानी वो डिवाइसेज जो हमारी मदद करे कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, उसे भी क्या बोलते हैं।
हो गया। अब एग्जांपल वही है, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी चीजें दी हुई है। अब कह रहा है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत वही डिवाइस को यूनिट बोला गया है, के अंतर्गत डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंस्ट्रक्शन को, लेकिन मैंने पूछा था आपसे डाटा क्या होता है? कोई भी चीज हो गया, आपका इमेज हो गया, आपके डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी चीज जिसमें एक इंस्ट्रक्शन भरे पड़े हुए हैं, तो क्या है? डाटा है। कह रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और यूजर के आपस में जुड़े काम करते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। कह रहा है इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर को मेमोरी रैम में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी जस्ट हमने ये लाइन भी देखी, ठीक है। कह रहा है यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर को समझने योग्य बनाने के लिए किस भाषा में चेंज कर दिया जाता है? बारे में क्या चेंज कर देता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं भी ऐसी कंट्री में आप घूमने जाते हैं, अगर वहां की लैंग्वेज अलग है तो आप एक गाइड हायर करते हैं ना। वो गाइड करता क्या है? जैसे बनारस वगैरह में चले जाइए तो लोग वहाँ पंडा होते हैं लोग, जो जिम्मा लेते हैं लोग, आपको पैसा भी लेंगे लोग, जिम्मा लेंगे लोग और वहाँ की हर जगह के बारे में दिखाएंगे आपको, वहाँ की स्टोरिया बताएंगे, चीजें बताएंगे, होता है ना। या आप कहीं जाते हो, जैसे कि मान लो जो चाइना से ही या कहीं से भी लोग आते हैं यहाँ पे कुशीनगर में, बुद्धा मंदिर जो है, बुद्ध भगवान का मंदिर जो है, वहाँ आते हैं ना टूरिस्ट वगैरह, तो क्या करते हैं यहाँ भी गाइड हायर करते हैं। मान लो उनको कोई खाने वाली चीजें चाहिए, पीने वाली चीजें, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कैसे जानेंगे? तो एक गाइड हायर करते हो। गाइड का काम क्या होता है? उसको दोनों भाषाएं आती है, हिंदी भी और चाइनीज भी। आपसे मैं चाइनीज में बोला कि आपको क्या चाहिए, और मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलूंगा दुकान वाले से, दुकान वाला जान जाएगा, वो हमें देगा, हम फिर डिलीवर कर देंगे। तो बीच का एक आदमी काम करता है जो क्या करता है? भाषा को चेंज कर देगा। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हमारे घरों में आती है एसी करेंट, सिस्टम को चाहिए होता है डीसी करेंट, तो कोई ना कोई चाहिए ना जो एसी को डीसी में चेंज करे, तो उसका नाम बताया था मैंने एसएमपीएस। तो आगे हम उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ट्रांसलेटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जाकर करेंगे। जैसे कि मान लो हम इंग्लिश ही बोले तो आप क्या करते हो? उसको ट्रांसलेट करते हो, मेरी भाषा समझने की कोशिश करोगे कि सामने वाला बोल क्या रहा है, ट्रांसलेट करके अपने हिंदी में समझोगे, अच्छा ये लग रहा है पानी मांग रहा है। तो बस जो भी है अपने अपनी भाषा में ही समझे ना, कि तुम उसमें स्पेनिश में लगता है सोचते नहीं, अपनी ही भाषा हिंदी सोचते हैं क्योंकि आपकी भाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, OCR है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, कैमरा है, सब दिया एग्जांपल, एक एक करके पढ़ेंगे हम सबसे। हाँ बताऊंगा, सब डिटेल में है अभी लाइन के। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। कीबोर्ड की हर एक बटन के बारे में देख लिए हम लोग, ठीक है। एक बार शॉर्टकट में मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, टैब बटन और स्पेस बटन का क्या यूज होता है? स्पेस के लिए, दोनों का काम स्पेस के लिए होता है। अच्छा, तो अगर ज्यादा चाहिए हो तो, और कम चाहिए हो तो, वेरी गुड। कैप्स लॉक का क्या यूज है? कैलकुलेटर में लिखेंगे। अच्छा, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कैसा लिखेगा? और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट कैसे बटन है? ये तीन ऐसे हैं जो अकेले काम नहीं करते हैं किसी ना किसी के साथ। अच्छा, कंट्रोल और अल्ट के बीच में कौन सा बटन है? विंडो बटन है। रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस आर, वेरी गुड। अच्छा, किसी किसी बटन पे दो चीजें बनी है, ऊपर वाली चीजें लानी है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे। अच्छा, F1 से लेके F12 तक कौन सी की है? ऑप्शन की, वेरी गुड। अच्छा, स्क्रीन शॉट लेना है तो क्या करेंगे? विंडो के साथ बिल्ट स्क्रीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपका एरिया, एरिया को क्या बोलते हैं जहाँ नंबर दिए हुए हैं? न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड बोलते हैं। हाँ, ये कब काम करता है? जब नॉन ऑन रहता है, ठीक है। चलिए, बैक स्पेस का क्या यूज है? लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाने के लिए। इंटर का क्या यूज है? लाइन बदलने के लिए, किसी चीज को डन करने के लिए, ओके करने के लिए, ठीक है। अगर हमें राइट साइड की चीजों को मिटाना है तो कौन सा बटन यूज करेंगे? डिलीट बटन, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये दो डायग्राम लगे हुए थे, मैंने बताना मैं भूल गया था उस टाइम, लेकिन आज जान लीजिए। जो पहले के कंप्यूटर सिस्टम थे वो PS2 वायर पे आधारित थे। किस पे आधारित थे? और आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है वो USB पे आधारित है। किस पे आधारित है? एक PS2 और USB है, क्या जानते हैं? USB का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल देखते होंगे पेन ड्राइव हो गया, मोबाइल का जो चार्जर लगाते हैं एडाप्टर में, डाटा केबल लगाते हैं ना, उसका भी ये सब USB मॉडल आ गया है। हर चीज USB मॉडल आ गया। तो पहले के कंप्यूटर सिस्टम देख लीजिएगा, PS2 पे आधारित थे, PS2 पे। और अब के कंप्यूटर सिस्टम USB पे आधारित, किस पे आधारित थे? USB पे।
पहले के बता रहा हूँ, पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है? PS2 पे, और अब के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित है? यूएसबी पे। बात लिख लीजिएगा। और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल 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 सीरियल, जो आप लोग देखते हैं वही वाला, लेकिन है नहीं उसका मतलब। अब बस इसमें बैठते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। PS2 का कोई फुल फॉर्म नहीं है। PS2 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि PS2 में दो वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं? दो वायर। कौन कौन से? एक होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल नहीं, पर्पल। हाँ, पर्पल मतलब क्या होता है? बैगनी। और एक होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। जो पर्पल वायर होता है वो होता है कीबोर्ड के लिए। किसके लिए होता है? कीबोर्ड के लिए। लिख लीजिएगा, कीबोर्ड के लिए। और जो ग्रीन वायर होता है वो किसके लिए होता है? माउस के लिए। लिख लीजिएगा। PS2 में दो वायर यानी दो तार होते हैं, जिसका कलर क्या होता है? एक होता है पर्पल और दूसरा होता है ग्रीन। पर्पल जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, और जो ग्रीन होता है वो किसके लिए होता है? माउस के लिए। देखिए, PS2 में दो वायर होते हैं। वायर की स्पेलिंग WIRE, वायर मतलब तार होता है। PS2 में दो वायर होते हैं, एक होता है बैगनी और एक दूसरा होता है हरा। बैगनी जो होता है वो कीबोर्ड के लिए होता है, जो हरा होता है वो माउस के लिए होता है। बस लिख लीजिए इस बात। हो गया? चलिए, तो कोई पूछेगा कि आपकी कंप्यूटर में किस पे आधारित है, तो क्या बोलेंगे? USB। पहले के जैसे देखते थे जो पहले लीड की टाइप में आता था चीजें, ऐसे लीड के जैसे आइकॉन बना हुआ हो, तो वैसा होता था, लीड के जैसे होता। और अभी कैसा रह रहा है? यूएसबी के। यूएसबी में पेन ड्राइव लगा देंगे, डाटा केबल हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या कीबोर्ड का वायर हो गया, माउस का वायर, सब यूएसबी बेस्ड हो गया। इस पे आधारित हो गया है, यूएसबी पे आधारित। आप लोग का जो डाटा चार्जर आता है, डाटा केबल जो लगाते हैं, वो भी देखिए यूएसबी बेस्ड भी है ना, सब यूएसबी बेस्ड। आराम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। PS2 में कितने वायर होते हैं? तो कौन कौन से? पर्पल और ग्रीन। पर्पल किसके लिए होता है? कीबोर्ड के लिए। और ग्रीन किसके लिए होता है? चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। कीबोर्ड के बटन के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ऐसे बना है डॉट दो, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलम नहीं बोलते, कॉलम। कॉलम, याद रखिएगा। कॉलम दूसरा हो जाता है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया करिए आप लोग, उच्चारण गलत नहीं आना चाहिए। कॉलम नहीं होना चाहिए, कॉलम दूसरा है। ठीक है, हमको बोले हैं कॉलम, क्या होगा? और जिसमें नीचे कामा लग जाएगा उसे बोलेंगे सेमी कॉलम। याद रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ती है सब चीजों की, पता होना चाहिए। अच्छा, ये किस चीज के साइन है? हाँ हाँ हाँ, सही है। ग्रेटर देन का क्या है? ग्रेटर देन का। बस एक कोई याद कर लीजिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब एक याद हो गया तो दूसरा क्या होगा? लेस देन। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए आगे चले फिर। अब कोई सारी चीज दिखाया है यहाँ पे। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस में क्या क्या है? बटन बता रहा है कि बटन कितने होते हैं। 14 की एक्स्ट्रा होते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड के लिए। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड आते हैं उसमें टाइप ऑफ की कौन कौन से होते हैं? फंक्शंस की होते हैं, F1 से F12 तक देखा आपने। न्यूमेरिक कीपैड होता है, नंबर पैड जो है। और क्या होता है? सिंबल की होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एक्सेट्रा। अल्फाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक। एरो की होते हैं। स्पेशल की में क्या क्या होते हैं? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या है? स्पेशल की में। हाँ, कोई पूछेगा स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टर में क्या बोलेंगे? एट द रेट, हैश, डॉलर, स्टार, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। कोई पूछेगा स्पेशल कैरेक्टर तो क्या बताएंगे? एट द रेट, हैश टैग, स्टार,
डॉलर, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर, लिख लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर, हाँ, स्पेशल। जैसे आज आज आप लोग देख रहे होंगे, जब भी आप कहीं भी पासवर्ड बनाते हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि स्पेशल कैरेक्टर जरूर यूज करिए। कारण क्या है कि जैसे ही हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, हमारा जो पासवर्ड होता है वो वीक पासवर्ड, सॉरी, स्ट्रांग पासवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रांग पासवर्ड कहलाता है, उसको इजीली ब्रोक नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है स्पेशल कैरेक्टर यूज करिए। जैसे आप लोग जो नंबर डालते हैं या अल्फाबेट्स क्यों लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वीक पासवर्ड का है। अगर हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पासवर्ड क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो कभी भी कोई पूछेगा स्पेशल कैरेक्टर तो आप बताएंगे, ये नहीं कि लगे कि नहीं अरे तो पहली बार सुन रहा हूं। ठीक है, अब वही फंक्शन की के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैंने कहा था कि आगे बताना है। कह रहे F1 क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर का, ये नहीं कहीं भी जो एप्लीकेशन खुला रहेगा उसी का F1 दबाएंगे, उसके बारे में हेल्प खुल जाएगा, हेल्प बॉक्स का पॉपअप आ जाएगा, बताएगा कि आपको मदद करेगा, उसके बारे में बताएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है क्या नहीं, जो भी। F2 से क्या होता है? किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या किया जा सकता है? रीनेम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रीनेम। और कुछ कंप्यूटरों में बायोस ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। क्या ओपन करने के लिए? बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देख लीजिएगा, बायोस, BIOS, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हो गया। अब सुनिए, F3 क्या है और किसी बायोस का मतलब क्या होता है? जब भी हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना होता है तो हम बायोस की सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? बायोस की सेटिंग करते हैं, याद रखिए। कह रहा है अगला है F3, विंडो एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में शिफ्ट के साथ अगर F3 का प्रोग्राम का यूज करते हैं तो केस होता है। तो पढ़ाई की केस क्या होता है, आप मुझे पढ़ाइए वहां पे MS वर्ड में, तब समझ में आएगा केस क्या होता है। एक तो केस आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, उसे कारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारक। पढ़े होंगे ना, करता नहीं कर, याद आ रहा है? 7th 8th में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगला है F4। F4 का यूज किसलिए किया जाता है? अगर Alt प्लस F4 का यूज करते हैं तो एक एक करके जो भी एक्टिव प्रोग्राम हो, पहले देखो, पहले कोई अगर एप्लीकेशन खुला है वो बंद हो जाएगा। जितने भी एप्लीकेशन खुले होंगे जितनी बार Alt प्लस F4 लगाएंगे वो सब बंद हो जाएंगे। और लास्ट में जब सब बंद हो जाएगा तो सब Alt F4 दबाएंगे तो सिस्टम भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि Alt प्लस F4 का प्रयोग करके एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्या करना है? क्लोज करने के लिए होता है। और अंत में डेस्कटॉप को भी बंद करने के लिए क्या किया जाता है? Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर हो गया, करंट ब्राउजर हो गया, टैब हो गया, जो भी बंद करना है Alt प्लस F4। ठीक है, अगला कह रहा है F5। तो कह रहा है F5 का यूज क्या है? करेंट विंडो, फोल्डर, वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए। मान लो आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, कोई अपडेट किए या थोड़ा वेट कर लिए, अगर कोई चीज खोले तो नहीं खुला था, रिफ्रेश करना है सिस्टम, क्या दबा देंगे? F5 दबा देंगे। इससे क्या हो जाएगा? एक ब्राउजर क्या हो जाएगा? रिफ्रेश। या नॉर्मल सिस्टम पे है F5 दबाइएगा, जब आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो वो नॉर्मल F5 दबाने से रिफ्रेश होगा आपका सिस्टम। करके देखिएगा आप, ठीक है। ऐसे ही F6 भी है। वो क्या कह रहा है कि वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पे जाने के लिए कुछ लैपटॉप में वॉल्यूम कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। कई जगह F6 का यूज लैपटॉप वगैरह में वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। और कुछ जगह क्या किया जाए, एड्रेस बार पे जाने के लिए, जो एड्रेस का जहाँ चीजें सर्च करते हैं वहां जाने के लिए F6 का यूज किया जाता है। और यहाँ तक कि टैली में रिसिप्ट वाउचर के लिए यूज किया जाता है, वाउचर ओपन करने के लिए।
तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो फंक्शंस की हैं उनका प्रयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन के लिए किया जाता है, अन्यथा इनका यूज नहीं किया जाता। ये बात मैंने बोला था, याद होगा आपको, है ना। F7 क्या है? MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कि स्पेलिंग या ग्रामर सही है कि नहीं है। ग्रामर का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, व्याकरण बोला जाता है। जैसे कि नॉर्मली आप लोग कहा जाता है कि आप जो अपना नाम लिखिए तो क्या करिए, नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा करिए, यही तो है ग्रामेटिकल एरर। ये सारी चीजें बता रहा हूँ। कह रहा है कि F8 में विंडो को सेफ मोड में बूट कराने के लिए वही सिस्टम को ऑन ऑफ करना। देखो एक वर्ड आएगा आपका, अभी अभी थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बूट आएगा, बूट, बूटिंग, बूट, ये वर्ड आएंगे। तो बूटिंग और बूट होता है कुछ नहीं है, बस सिस्टम को ऑन ऑफ जो करते हैं आप लोग, ऑन चालू किया बंद किया, इस प्रोसेस को ही बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। सिस्टम को जो ऑन ऑफ करते हो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? F9 उस लैपटॉप में बूट मीनू, देखो बूट बूट की वर्ड आता है, हर जगह अलग अलग शॉर्टकट की होती है। कहीं F2 से होता है, कहीं F8 से, F9 से, F10 से, F11 से, F12 से, अलग अलग जगहों पे होता है बूट ओपन करने के लिए। ठीक है, बताया जाएगा आपको सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको और डिटेल में जानना होगा, तो आगे जब पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से जानेंगे हम लोग। फिलहाल में जानेंगे कि फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जानते ही आप लोग कि क्या है आपका न्यूमेरिक कीपैड है, नंबर पैड है, जहां आपके नंबर भी होते हैं, और ये भी आपका न्यूमेरिक पैड ही है। यहाँ भी नंबर का यूज कर सकते हैं और यहाँ भी, लेकिन प्रॉपर वे में कहाँ करना चाहिए? न्यूमेरिक पैड। ठीक है, ये आपका कर्सर कंट्रोल है, ये आपके सिंबल्स है, जो भी सिंबल्स बने हैं फंक्शन, फंक्शन की के जस्ट नीचे जो ऐसे बना हुआ है टाइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कोटा बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जिसे बीच में आके बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, इसको एट द रेट बोलते हैं, इसको हैश बोलते हैं, इसको डॉलर बोलते हैं, इसको परसेंटेज बोलते हैं, कैरेट भी बोलते हैं और अपवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेट भी बोलते हैं और अपवर्ड भी बोलते हैं। ये एंड का सिंबल है और ये एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक का यूज किया जाता है कंप्यूटर में मल्टीप्लीकेशन के लिए या स्टार के तौर पे। ठीक है, लेकिन चाहे तो जो सिंबल आपको नहीं समझ आ रहा है का नाम लिख सकते हैं। हो गया? हो गया, चलिए। तो ये आपके सिंबल्स की हैं, याद रखिएगा। मैं सिंबल्स कभी भी पूछ सकता हूँ, और इस हफ्ते में नहीं, अगले हफ्ते में रिटन टेस्ट भी होगा आपका। ठीक है, ताकि जो चीजें पुरानी पढ़ाएंगे देख तो लूं मैं क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। तो इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? ऐसे अभी और पढ़ना है, मैं डिटेल इनपुट डिवाइस के बारे में अभी और भी सारी चीजें हैं, OCR है, MICR, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो लाइन से ऐसे पढ़ते जाएंगे, और जो चीजें बताई जा रही है, जो लिखाई है वो लिखते रहिएगा। बाकी आपको तो बुक मिला हुआ है ट्रिपल सी वाली, है ना, तो बैठ के सेल्फ स्टडी करते रहिए। अगर आपके घर पे लैपटॉप वगैरह है, सिस्टम वगैरह है, बैठ के जितना हो सके प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस बनाया करिए। ठीक है,
और कोशिश भी करिए आप लोग कि आप लोग को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए प्रिपरेशन करिए अभी से, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत कंपटीशन का टाइम है, बहुत दिक्कतें हो रही है लोगों को, और बहुत मुश्किल हो गया, टफ हो गया है कंपटीशन बीट करना। सिर्फ 1 घंटे मिलते हैं, 60 क्वेश्चन, सिर्फ 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, और वो भी न्यूमेरिकल वाले, जो बिना पेन के होंगे ही नहीं। क्या थे? 100 क्वेश्चन होता है, तो आपका होता होगा। मैं एसएससी का दिया हूँ, बैंक का दिया हूँ, तो 100 क्वेश्चन ही होता है। एसएससी वगैरह के होते हैं ना, आपको पता है एसएससी जो पहले 3 चीज होती है, एसएससी में 3 चीजें हैं। एमटीएस है, एमटीएस कौन भर सकता है? जो 10 लोग, जो 10 पास है वो लोग भर सकते हैं। टीएसएसएल होता है, जो लोग 12 पास हैं वो लोग भर सकते हैं, एलिजिबल है वो भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है उनके लिए सीजीएल है। क्या है? प्रेजेंट टाइम में सीजीएल का फॉर्म चल रहा है, जिसको डालना है डाल सकता है, जो लोग ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म है। और क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन ज्यादा टफ हो गया है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत मुश्किल है जॉब पाना। अभी से मेहनत करिए और अच्छा करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।